नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे खट्टर के कॉरपोरेट हरियाणा की। मतलब प्रदेश सरकार नई उद्योग नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी भारतीयों से अपील कर रहे हैं कि हरियाणा में निवेश करें। हरियाणा में उद्योगों के लिए सब तरह की सुविधाएं हैं। नई उद्योग नीति के लिए कमेटी बना दी गई है और बहुत जल्द प्रारूप भी तैयार कर लिया जाएगा। पहले वाली नीति को बदलने की क्यों जरूरत है और उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए और नई उद्योग नीति में क्या होगा, साथ ही खट्टर का कॉरपोरेट हरियाणा कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। खट्टर सरकार प्रदेश में नई उद्योग नीति बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि वो कॉरपोरेट हरियाणा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के लिए हरियाणा बेहतरीन राज्य है। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि वो हरियाणा में निवेश करें। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा हरियाणा का है और हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अगला प्रवासी भारतीय सम्मेलन गुड़गांव में करने का भी प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरियाणा की निकटता, लगभग एनसीआर का 75% भाग हरियाणा में आता है। प्रभावी आधारभूत सुविधाएं, निवेशक हितैषी परिवेश, प्रदूषण मुक्त वातावरण, बेहतर कानून व्यवस्था, आधुनिक संचार तंत्र, विश्व स्तरीय तथा वाणिज्यिक सुविधाएं तथा महानगरीय परिवेश जैसी विशेषताएं हरियाणा को निवेश के लिए एक उपयुक्त गंतव्य बनाती हैं। मुख्यमंत्री के साथ गए उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि नई उद्योग नीति बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जो उद्योग जगत से जुड़े लोगों के भी सुझाव लेगी। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जल्द ही बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा देश के विकसित राज्यों में से एक है। ये राज्य जो शुरू में मुख्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, अब औद्योगिक रूप से देश के अति विकसित राज्यों में से एक है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 85% योगदान है। मित्रों, आज हरियाणा में यात्री कारों, दोपहिया वाहनों, क्रेन, अर्थ मूवर्स, बाइसिकल, सैनिटरी वेयर, घरेलू सामान, फुटवेयर इत्यादि जैसे उत्पादों के निर्माण में अग्रणी है। हमारा राज्य बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है। यहाँ विदेशी तकनीक अथवा वित्तीय सहयोग से 1000 से अधिक परियोजनाएं स्थापित हैं। तो नई उद्योग नीति बनने जा रही है हरियाणा में। इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है और ये जो कमेटी है, जो उद्योगपति हैं, उनके भी सुझाव लेगी, उनका भी फीडबैक लिया जाएगा कि हरियाणा की नई उद्योग नीति में क्या क्या होना चाहिए। प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छी वहां पर व्यवस्था है, विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं हरियाणा में और आप वहां पर निवेश करें। हम चर्चा इसी पर करेंगे कि नई उद्योग नीति अब कैसी होगी और पुरानी वाली कैसी थी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे पूरे प्रोग्राम के दौरान। और मेरे साथ आरएस चौधरी साहब इनेलो के नेता मौजूद हैं। मेरे साथ विष्णु गोयल जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी जो कि कार्यकारी संपादक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले, क्योंकि विषय जुड़ा हुआ है, विष्णु गोयल जी आपके पास मैं आता हूं। ये जो अभी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, प्रवासी भारतीयों को वहां पर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, आप हरियाणा में निवेश कीजिए, और वहीं पर जो बात सामने आई है कि हरियाणा में नई उद्योग नीति अब बनने जा रही है।
हम वही जानना चाहते हैं कि ये नई उद्योग नीति कैसी है, इसमें कैसी व्यवस्था होगी और ये पीछे वाली उद्योग नीति से किस तरीका से अलग होगी। जी देखिए, खट्टर साहब जो गुजरात गए हैं, बहुत ही ये अच्छा स्टेप है इंडस्ट्री के लिए। जब से सरकार में चेंज आया है और सरकार ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की पॉलिसी पे आई है, तो एक उत्साह सा इंडस्ट्री में जागा है जी। इंडस्ट्री स्पेशली एसएमई जो छोटा उद्योग है वो काफी कुछ सालों से काफी पिछड़ गया है। रादर काफी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे ही आई हुई है और काफी बंद हो चुकी है। लेकिन अब मेड इन इंडिया के हिसाब से हमें लगता है कि आगे काम करने का अच्छा अवसर आएगा। लेकिन औद्योगिक नीति जो नहीं बना रहे हैं, इसके लिए अभी कंसल्टेशन शुरू हुई है। नीति में क्या करने जा रही है सरकार अभी क्लियर नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन खट्टर साहब ने जो कुछ गुजरात में कहा बहुत अच्छे तरीके से कहा, और हम भी ये कहना चाहते हैं, जो हमारे सुझाव हैं हम वो भी बताना चाहते हैं। जिस तरह से एक आज खट्टर साहब ने कहा कि कॉर्पोरेट हरियाणा बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नॉलेज तीनों सेक्टर के लिए खट्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि सभी सुविधाएं उसमें होंगी। लेकिन आज के दिन जो मैं सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही है, बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस सेक्टर का भी बहुत बड़ा हिस्सा आ गया है। लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया में जो HSIDC के पास हैं या हुडा के पास हैं, वहां पे सर्विस सेक्टर को काम करने की अनुमति नहीं है जी। जो कि हम चाहते हैं कि नई औद्योगिक नीति में उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारा एक डिमांड है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए इंडस्ट्री में। जो भी उद्योग, जो भी सर्विस सेक्टर है, जो भी नॉलेज सेक्टर है, उसको काम करने की पूरी परमिशन होनी चाहिए। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो अब तक थी वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल एरिया 40 से 50 साल पुराने नीति में बने हुए हैं और आज की नीड बेस अलग है। ओके, तो ये अलग होना चाहिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए। धीमान साहब आपके पास आता हूं जी। धीमान साहब, बीजेपी की सरकार वैसे भी कॉर्पोरेट हिमायती मानी जाती है, कॉर्पोरेट की सरकार जिस तरीके से माना जाता है, क्या लगता है कि सिर्फ वो पुरानी पॉलिसी है उसके लिए सिर्फ चेंज करना है कि नई पॉलिसी बीजेपी की सरकार लेकर आई है, या फिर वाकई में ही बदलने की जरूरत है यहां पर पॉलिसी? देखो, अब ये जब इनकी पॉलिसी आएगी ये तो पता तब लगेगा किस प्रकार की पॉलिसी में ये बदलाव कर रहे हैं। हाँ। जो आज की जरूरत है सर्विस सेक्टर की और नॉलेज वाली सेक्टर की, ये इसको लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे। लेकिन हुडा सरकार 10 साल की सरकार रही, उन्होंने एक तो आती 2005 में अपनी पॉलिसी बनाई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और अपनी उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उन्होंने 31 दिसंबर 2010 को बदला, और जो 1 जनवरी 2011 से लागू हुई और आज तक वो लागू है जी। दोनों ही पॉलिसी और दोनों को जब आकलन किया, हाँ। मैं आकलन करता हूँ, देखता हूँ, उसमें उन्होंने कहा 2011 की पॉलिसी बनाते बनाते, क्योंकि पूरे जो विश्वव्यापी मंदी छाई थी उसको काउंटर बैक करने के लिए हम ये नया प्रावधान कर रहे हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो अपनी एक इंडस्ट्रियल मैसेज यहाँ पर जो एक एनवायरनमेंट देना चाहते थे, हाँ। वो उसके ऊपर बेस्ड थी उनकी सारी। और उसके ऊपर एक उन्होंने कहा था कि लैंड बैंक, जो भूमि के बैंक हैं, हाँ। वो होने चाहिए, ताकि इंडस्ट्री लगाते वक्त भूमि का जो लोग, जो हमारे इंडस्ट्री लगाने वाले जो लोग हैं, हाँ। उनको भूमि लेने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन इसी हुडा सरकार में जब शुरू में आई थी, तो आपको याद होगा पूरे देश में SEZ का एक ऐसा फिनोमिना पूरे देश में चला था, जिसका जकड़ में हरियाणा भी आया था। और हरियाणा में कहा था कि 100 SEZ के आसपास लगेंगे, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए का तो निवेश होगा, और करीब 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये संख्या बढ़ती चली गई थी, अंतिम संख्या में बोल रहा हूं, उससे पहले कम थी कि 30 लगेंगे, 40 लगेंगे, फिर अल्टीमेटली 100 SEZ की बात हुई। उस SEZ में सबसे बड़ा SEZ रिलायंस का था, जिसमें HSIDC ने जो अपनी 1382 एकड़ के आसपास अपनी जो जमीन थी वो भी उनको दे दी थी। हाँ। बाद में उसके 2 टुकड़े कर दिए, 25,000 एकड़ से 12,500 एकड़ के, और उसी में से 8,500 एकड़ के आसपास रिलायंस ने झज्जर जिले के आसपास अपनी जमीन खरीदी थी। वो SEZ स्कीम फ्लॉप हो गई, कोई रोजगार नहीं मिला। हाँ। 1 या 2 या 3 शायद SEZ IT सेक्टर में छोटे छोटे 3-4 एकड़ वाले चल रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी पॉलिसी तो वो फेल हुई। बिल्कुल। दूसरी, ऐसे नहीं आप पॉलिसी बनाने से ही इंडस्ट्री नहीं आ जाती। बिल्कुल। अभी मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको, हाँ। जिसको आपने देखा होगा, 10 के 10 साल मुख्यमंत्री पिछले वाले थे, वो लगातार कहते रहे कि 64,000, उन्होंने अक्टूबर 2013 तक का आंकड़ा दिया है कि 64,000 करोड़ रुपए का मार्च 2005 से अक्टूबर 2000 तक पूंजी निवेश हुआ हरियाणा में, इंडस्ट्री की बात करते हैं।
और 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश इन पाइपलाइन है। मतलब जो एग्रीमेंट हो गया वो होना है। अब वो कब होगा, तो अब बीजेपी सरकार देखेगी उस 1 लाख करोड़ के निवेश को करवा पाते कि नहीं करवा पाती है। लेकिन पूंजी निवेश जो यहां से जो विदेश का पूंजी निवेश हुआ, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री गुजरात में गए, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि बाहर के जो हमारे एनआरआई हैं या विदेशी जो पूंजी निवेश है वो हो, वो सिर्फ 9,629 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है पिछले 2005 मार्च से अक्टूबर 2010 तक। ओके। ये सब बातें और हमारे पैनलिस्ट वो बताएंगे इसमें क्या है। पर एक सबसे बड़ा पार्ट बिजली का है। वो बिजली की बात आज उन्होंने कही है कि 10,000 मेगावाट बिजली हरियाणा में उपलब्ध है। हम बिजली कनेक्शन इंडस्ट्री को देने के लिए हेजल फ्री, मतलब बिना संकट के हम तुरंत कनेक्शन देंगे। लेकिन मैंने जो पाया टोटल, मैं हर पहले भी बिजली के जब हम दाम की बात करते हैं तो हरियाणा के बिजली इंडस्ट्रियल के जो उपभोक्ता हैं वो तब भी बार बार ये कहते हैं कि हमारे से जो बिजली का पैसा बिल वसूल किया जा रहा है वो दूसरी अन्य उपभोक्ताओं के खाते में जाता है। मतलब कोई 10 रुपए से 11 रुपए प्रति यूनिट के बीच में बिजली पड़ती है, जो कि पंजाब, हिमाचल और उनके आसपास के इंडस्ट्रियल रेट से कम है। बिल्कुल ज्यादा है बहुत, बिल्कुल जो उनके रेट कम है। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ RS चौधरी साहब। चौधरी साहब आपके पास आते हैं, इनेलो के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, धीमान साहब कह रहे हैं कि 2 बार नीति बनाई गई, एक बार पहले और एक बार बाद में नीति बनाई गई, और उसमें जो नया उनका एक प्रावधान था SEZ वो तकरीबन फ्लॉप हो गया। अब आप क्या देखते हैं कि वाकई में ही अब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हरियाणा में, यहां निवेश कीजिए। आप किस तरीके से देखते हैं नई उद्योग नीति के बारे में जो सोचा जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, धीमान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ उद्योग के नाम पर जमीन का विकास हुआ है, यहाँ लैंड ग्रैबिंग हुई है, उद्योग का कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने ठीक कहा कि सबसे बड़ा SEZ बॉम्बे के बाद हरियाणा में बना था 25,000 एकड़ का, 12,500 एकड़ गुड़गांव के लिए और 12,500 एकड़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए। बाद में 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया। हरियाणा की 1385 एकड़ जमीन HSIDC की भी उस रिलायंस को ट्रांसफर दी गई। और ये भी ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ हरियाणा में 4 से 5 SEZ काम कर रहे हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, और एक स्टेज पे 90-95 हो गए थे। 75,000 एकड़ भूमि पर SEZ स्थापित होने थे। और ये भी ठीक कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में इन्वेस्टमेंट का किया गया था। लेकिन कई चीजें ऐसी है, अभी जैसे नई सरकार वहां पर गई है प्रवासी भारतीयों को इन्वाइट करने के लिए कि आइए उद्योग लगाइए, ताकि उद्योगों का विकास हो, हरियाणा का विकास हो। अब बेसिक चीजें जो है वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? बिजली, मैं अभी परसों गुड़गांव के अंदर था, रात को 2 बजे बिजली चली गई। आपके पास बिजली आवासीय ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए भी नहीं है। आप बात कर रहे हैं आप उद्योगों को 24 घंटा बिजली देने के लिए, बिजली आपके पास नहीं है। लैंड ऑर्डर आपका बहुत वहां पर खराब है, श्रमिक अशांति है। देखिए, जब 2005 के अंदर जब हुड्डा साहब की सरकार आई थी मार्च के अंदर, आपको ध्यान होगा जुलाई के अंदर कितना बड़ा होंडा का वो झगड़े हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था आपका प्रदेश स्तर पर और क्या नाम राष्ट्रीय स्तर पर, यह मुद्दा उठा था। 2008 के मई 2009 के अंदर आपका लहानी के वहां पर बर्नर ये बॉयलर फट गया था, मरे थे। आपके मार्च 2012 के अंदर वहां पर मारुति के यूनिट 1 के अंदर हुई थी। जुलाई 2012 के अंदर आपके श्रमिक यूनिट मानेसर 2 के अंदर हुई थी, जहां के एक मैनेजर मर गए थे। आप भी देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आने से पहले वो 2-3 चीजों को देखेगा। वो देखेगा कि यहाँ जमीन ठीक रेट पे मिल रही है, वो ये देखेगा यहाँ श्रमिक शांति है, वो ये देखेगा बिजली पानी उपलब्ध है, वो देखेगा कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, वो देखेगा कि जनरल वातावरण ठीक है। पानी तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई है कंस्ट्रक्शन के लिए, गुड़गांव में आप अंडरग्राउंड पानी नहीं कर सकते। आप हैरान हो जाएंगे, हम बात तो आप वहां पर उद्योग वाले कितने दुखी हैं। उद्योग वालों ने अपनी बिल्डिंग प्लान दे रखी है, वहां के अधिकारी क्लियर इसलिए नहीं कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने हमारी ये पाबंदी लगाई थी कि पानी वो नीचे से नहीं लेंगे और अपना हुड्डा सप्लाई करेगा। ऑफिसर्स अपनी फाइलों पर 2-2, 3-3 महीने के लिए बैठे हुए हैं। जब उनकी बिल्डिंग प्लान ही नहीं अप्रूव हो रही है, क्या वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या उद्योगों का विकास होगा? आपको जो बेसिक जो इंपेडिमेंट्स हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है,
बेसिक पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको। जो नई आप उद्योग पॉलिसी बनाने लगे हैं, उद्योग पॉलिसी मात्र कहने से और यह भाषण देने से उद्योग नहीं ले जाया करते उद्योग। अब मैं आपको एक मोटी मिसाल सुनाना चाहता हूँ। देखिए मानेसर के अंदर जब यूनिट 2 लगा था मारुति, वो बाहर लगाना चाहते थे, चौटाला साहब ने उनसे अनुरोध किया कि नहीं, हम आपको उचित दरों पर जमीन देंगे, आप यहाँ पर उद्योग लगाई, उन्होंने लगाया। आप ये देखिए वहां के जो सारे जो वाहन बनते थे बाहर जाते थे, जिसका टैक्स हरियाणा को नहीं मिलता था, केवल हरियाणा में बिकने वाले वाहनों की का टैक्स मिलता था। उन्होंने चौटाला साहब ने उनको मना करके कहा कि हम 4 से 2% CST कर देंगे, लेकिन जितने भी वाहन बनाते हैं वो हरियाणा के अंदर लाइए। आज आप हैरान हो जाएंगे मारुति कैसा उद्योग है जो 700 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हरियाणा को टैक्स के अंदर देता है। अच्छा। तो उद्योगों को आप बढ़ावा देने के लिए इस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, भाजपा के नेता हमारे साथ हैं, वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, बेसिक सुविधाएं नहीं है जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकसित राज्य है उद्योग की दृष्टि से हरियाणा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिजली नहीं है, जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं। ऐसे में आप कैसे, खाली बातों से काम तो नहीं चलेगा ना। देखिए, चौधरी साहब ने कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए, कुछ 5 साल 7 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को ऐसा चित्रित करने का प्रयास किया है मानो हरियाणा में कोई उद्योग लगा के राजी नहीं है और हरियाणा का नाम आते सब दौड़ जाएंगे। सुनिएगा चौधरी साहब, सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैंने बिल्कुल नहीं टोका, अब सुनिए सही। मुख्यमंत्री जी ने जो गुड़गांव में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा उद्यम और अवसर की भूमि बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम आपको हैसल फ्री लैंड देंगे। क्लियरेंसेस की जो स्थिति है, सबसे बड़ा अड़चन चौधरी साहब के मुख से भी शायद निकला कि अधिकारी कई बार फाइलों पर बैठे रहते हैं और क्लियरेंसेस जो उद्योग को चाहिए अपने टाइमली वो नहीं मिलते, उसके कारण संकट आता है। आज की जो सरकार है उसकी कमिटमेंट है कि वो क्लियरेंसेस जो है वो हैसल फ्री क्लियरेंसेस होंगे। बिजली की स्थिति को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दिया वो गलत नहीं है, चौधरी साहब भी समझ लें वो। और हमने, मैं ये भी एक बात और स्वीकारता हूं यहाँ कि कोई आज जो सरकार 2-2.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की बनी है मनोहर जी के नेतृत्व में, बिजली की ये स्थिति कोई 2-2.5 महीने में आ गई होगी ऐसा नहीं है, परंतु ये फैक्ट है कि आज हरियाणा के पास 10,000 मेगावाट बिजली की क्षमता है, अलग अलग 40-45 सोर्सेज से। तो हमारे पास बिजली भी है। हम क्लियरेंसेस को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारी लोकेशन हरियाणा की बहुत अच्छी है। NCR में हम लोग आते हैं, राजधानी को, दिल्ली को हम 3 तरफ से घेरते हैं। इतनी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अगर पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हरियाणा में अपेक्षित था वो नहीं हुआ, तो उसके जो खामियां हैं उसको हम दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं। नई उद्योग नीति जो भी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं उसमें उद्योग की सलाह, उद्योग से मशवरा करते हुए जहां कहीं भी अड़चने हैं, जहां कहीं भी बाधाएं हैं, जहां कहीं रोड ब्लॉक्स हैं, बम्स हैं, हम उनको दूर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के लिए जो हरियाणा है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बने। इसमें सबको सहमत होना चाहिए और अभी इस सरकार को तो काम करके दिखाना है। हमारी इंटेंशंस बड़ी स्पष्ट हैं, हमारी इंटेंशंस बड़ी पवित्र। बिल्कुल, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बीजेपी की खासकर इंटेंशन जो बात कर रहे हैं कि इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन कितनी सुविधाएं यहां पर हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आपके पास आते हैं। निश्चित तौर पर जो हरियाणा की लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तकरीबन 75% जो हरियाणा का इलाका आता है, तो ऐसे में उद्योग स्थापित करना निवेशकों के लिए अच्छी बात भी है। लेकिन सुविधाओं की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं, 10 साल आपकी सरकार रही, आपका जो SEZ वो फ्लॉप रहा, जिसके बाद कहा जाता है कि मुंबई के बाद सबसे बड़ा यहां लगना था। आप क्या मानते हैं कि सुविधाएं अभी हैं प्रॉपर, या अभी उनको जिस तरीके से सरकार बदलने जा रही है उद्योग नीति को, वो वाकई में बदला जाना जरूरी है? देखिए, पहले मैं चौधरी साहब की बातों का जवाब देना चाहता हूं। जी, जिस समय सरकार थी तो यहां कोई उद्योग लगा के राजी नहीं होता था। कोई उद्योगपति अगर लंबी गाड़ी लेके आ जाता था, इंपोर्टेड गाड़ी लेके आ जाता था, उसकी गाड़ी छीन ली जाती थी और उद्योगों पे एक विशेष टैक्स लगाया जाता था जी, जो कि चौधरी साहब के जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उनकी जेबों में जाता था। और जिस प्रकार से इन्होंने उद्योग, ये गलत है, ये झूठा आरोप है। आप प्रमाणित कीजिए, अगर आप पब्लिक पे आकर ये स्टेज पर दीजिए, फिर देख लेंगे आपको ये बयान झूठा बयान दे रहे हैं। हिस्सा थे आप, जब मैं आप बोलते थे मैं चुप रहा। आप फजूल की बातें करते हैं, दूसरे को सुन के राजी नहीं होते। आप सुनिएगा जरा, आपने हमारे पे आरोप लगाए, हम चुपचाप सुनते रहे।
अब आपकी बारी आई तो आप चिल्लाते हो। आपने जितने आप बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू। मैं चुप हूं, बोलिए तो सही। प्रवचन देने के बजाय बोलिए, मैं चुप हूं। हाँ बताइए। सरकार से इन्होंने 6 साल शासन किया। हरियाणा के अंदर उद्योगों में आतंक था। जिस समय ये इनकी सरकार थी, हरियाणा 14वें नंबर पे था। हमारी सरकार आई, हम हरियाणा को नंबर 1 पे लेके आए हैं। और आज किसी उद्योगपति को इस बात का डर नहीं है कि सरकार का कोई आदमी उनसे आगे जबरन वसूली करेगा या सरकार में कोई आदमी इनको तंग करेगा। अच्छा, पहले तो तंग किया जाता था इनको, ओके, टारगेट किया जाता था। और जिस प्रकार से टारगेट किया जाता था, लोग दुखी थे इनसे बहुत ज्यादा, और उनकी सजा दे रहे। 15 साल से ये लोग बाहर हैं। 10 साल हमारे बाहर रहे, 5 साल बीजेपी की सरकार में बाहर रहे। अच्छा हुड्डा साहब, SEZ फ्लॉप क्यों हो गया? देखिए, पूरे वर्ल्ड में मंदी थी। हमारा एक प्रयास था, हमने रिलायंस को जमीन दी थी। जब उन्होंने SEZ नहीं लगा पाया, हमने जमीन वापस ले ली। हमने किसी उद्योगपति को 1 इंच जमीन भी नहीं दी। हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, सारे झूठे आरोप लग रहे हैं। हमने बिजली के 4 कारखाने लगाए। अच्छा, बिजली का उत्पादन बढ़ा, हमारे राज्य में बढ़ा। ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी का शासन था, बंसीलाल जी का बीजेपी का शासन था। 1 यूनिट भी इन्होंने नहीं लगाया। हमने 4 कारखाने लगाए, रिकॉर्ड की बात है। उत्पादन बढ़ाया हमने, 3 गुना उत्पादन बढ़ाया। और हमारे 10 साल के राज में जी ना तो कभी बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसी उद्योगपति को तंग किया जी, ना लेबर विभाग के किसी अधिकारी ने उनको उद्योगपति को तंग किया। हाँ, और किसी उद्योगपति को हमारे 10 साल के शासन में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में, किसी को तंग नहीं किया। चलिए। और अगर खट्टर साहब हाँ, बाहर से लेके आते हैं निवेश, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है हरियाणा के अंदर। ओके, ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारा जो मुद्दा है वो नई उद्योग नीति का है। गोयल साहब, आपके पास आते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या वाकई में ही सुविधाएं नहीं है, या सुविधाएं किस तरीके की है? मौजूदा सुविधाओं की अगर बात करें तो देखिए, खट्टर साहब ने जो कहा है कि बिजली हरियाणा ने पूरी कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली आज उद्योग को पूरी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, बिजली के रेट हरियाणा में बहुत ज्यादा हैं। आज हरियाणा जिस तरह से 75% दिल्ली NCR के आसपास है, बाकी हरियाणा भी पंजाब हिमाचल से सटा हुआ है कई स्टेटों में। आसपास के स्टेट में पंजाब में बिजली हरियाणा में, चंडीगढ़ हरियाणा में से सस्ती है, चंडीगढ़ हिमाचल में बिजली सस्ती है, जिसके कारण ये कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिजली के रेट जो हमें एक नीतिगत तरीके से सरकार को चलना चाहिए कि जो बिजली का घाटा है वो उद्योगपतियों पर डाल दिया गया, उसे नहीं डालना चाहिए। पहले पीछे से ही सरकार, आज हमें बिजली उद्योग को 10 से 11 रुपए यूनिट तक मिल रही है, जो कि एक सरासर उद्योग से नाइंसाफी है मैं कहूंगा। क्योंकि पंजाब में आज बिजली का रेट 7.5 रुपए है, चंडीगढ़ में वो 6 रुपए है, हिमाचल में 4.25 रुपए है। अच्छा, तो हम उद्योग उससे कैसे कंपीट करेगा? बिजली एक रॉ मटेरियल है जो कि एक जान है उद्योग की, उसको एट पार मिलना चाहिए। सब स्टेटों में अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरा जो जमीन के लिए कहा गया है, जमीन सस्ते रेट पे उपलब्ध होनी चाहिए। HSIDC आज जमीन ले रहा है, ये रादर एक स्टेट को फ्री ट्रेड करना चाहिए कि कोई भी जमीन जो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर है, उसको गवर्नमेंट फ्री CLU करे इंडस्ट्री के लिए, कोई भी, ताकि वो सस्ती जमीन इंडस्ट्री को उपलब्ध हो। आज की डेट में इंडस्ट्री के बैलेंस शीट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, लैंड वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सैलरीज। इन तीनों के कारण उद्योग पिछड़ता जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सरकार से हम किसी तरह की सब्सिडी नहीं चाहते, हम सरकार से अच्छी नीति चाहते हैं। नीति के लिए अंतर्गत सरकार जो एग्रीकल्चर लैंड या इस तरह की लैंड आउट ऑफ सिटी बाउंड्रीज है, उसको अलाउ करे कि फ्री ट्रेड, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, अब आप आइए और इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको चेंज इन लैंड यूज देते हैं। अच्छा, कोई हमें उसके लिए आपसे कोई चीज नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे कोई लैंड इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल एरिया है, आज वो 50 लाख 60 लाख रुपए एकड़ मिलती है, तो मैं वहां पे इंडस्ट्री लगाऊं तो मेरे को उसमें कैपिटल, मेरी इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन आज मैं अगर HSIDC के इंडस्ट्रियल एरिया में भी लैंड लेता हूं, 6,000 8,000 10,000 रुपए गज मेरे को जमीन मिलती है, जिससे मैं अनवाइबल हो जाता हूं। सरकार का इसमें कुछ नहीं जाता। एक
वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया, रूरल एरिया है, वो डेवलप करेगा, वहां को आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री को फ्री इजी लेबर मिलेगी। आज डेवलप टाउन में जाते हैं हम, मिसाल के तौर पे गुड़गांव डेवलप हो चुका है, पंचकुला है उसकी नीड कुछ अलग है, भिवानी है उसकी नीड कुछ अलग है, कुरुक्षेत्र की नीड अलग है। डिस्ट्रिक्ट वाइड डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक तो औद्योगिक नीति आनी चाहिए जो सब ओवरऑल हरियाणा को देखे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ प्रेफरेंसेस अलग देनी चाहिए। अब जैसे एक हम छोटा टाउन ले गुड़गांव डेवलप कर गया, पंचकुला सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंचकुला में आने वाला है हरियाणा का, जिसमें हरियाणा 50% शेयर होल्डर है पंजाब के साथ। लेकिन हरियाणा उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहा, पंजाब उसका बेनिफिट ले रहा है। रीजन क्या है? हरियाणा के पास पॉलिसी नहीं है आज की डेट में। किस तरह से आज जीरकपुर मोहाली डिस्ट्रिक्ट जो है उस एयरपोर्ट के आसपास है, नियरेस्ट प्लेस उसके लिए हरियाणा में पंचकुला है। पंचकुला में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हरियाणा के उसके साथ लगता है, लेकिन पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई और काम करने की परमिशन नहीं है। भाई क्यों? आज एक सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहती है, आपको रेवेन्यू देगी, रोजगार देगी, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी उस एरिया की, आप उसको क्यों रोकते हैं? आप जो काम कोई भी करना चाहे व्यवसाय करने दीजिए, चाहे सर्विस इंडस्ट्री खुद सीएम आज बिल्कुल। तो गोयल साहब के हिसाब से कुछ बदलाव यहाँ पर जरूरी है जो होने चाहिए ताकि उद्योग यहां पर स्थापित हो। हालांकि लोकेशन की दृष्टि से हरियाणा बहुत अच्छी जगह मानी जा सकती है क्योंकि दिल्ली के बाद नजदीक, दिल्ली के साथ सटा हुआ है। धीमान साहब आपके पास आते हैं जी। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि सब कुछ ठीक है, विकसित राज्य है औद्योगिक की दृष्टि से, लेकिन ये जो बातें गोयल साहब कह रहे हैं कि अभी फ्री सीएलयू होना चाहिए, सस्ती जमीन मिलनी चाहिए, बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, तभी उद्योग यहां पर आएंगे, क्या वाकई में सही बात है? देखो, जो तथ्य मुख्यमंत्री ने रखे उन तथ्यों में तो कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। 10,000 मेगावाट की बिजली उपलब्ध है, ये तथ्य है, इसको कोई इनकार नहीं सकता। ये भी तथ्य है कि 4 प्लांट लगे हैं, ये भी कोई तथ्य है, इसमें कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन 10,000 मेगावाट बिजली के साथ साथ खाली बिजली एक पार्ट है, पर बिजली ही सब कुछ नहीं है। जो 2011 1 जनवरी से लागू हुई है हुड्डा सरकार की दूसरी पॉलिसी, उसमें भी कमोबेश वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो आज मुख्यमंत्री ने गुजरात में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में की हैं। उस मेले में कहा कि ये गुड़गांव के साथ लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री भी कहते थे पुराने वाले। जो बातें कमोबेश उस पॉलिसी में अगर आप पढ़ेंगे सारी नेट पे अवेलेबल है, वो सारी बातें आज कही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो वही है, सरकार का मुख्य बदला है, डिपार्टमेंट तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है। और मुख्यमंत्री, अगर आपको याद हो, कांग्रेस सरकार विधानसभा के चुनाव तक लगातार ये दावा करती रही है, जो कि आज मुख्यमंत्री ने जो मुझे चेंज नजर आया, एक मुख्यमंत्री के बदलने से तथ्यों के साथ थोड़ा सा परिवर्तन कैसे होता है। हुड्डा साहब, अगर आपको याद हो, उनके आप पुरानी बाइटें अगर देखेंगे निकाल के, वो कहते हैं हम प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। ये वर्ड बोलते थे। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि विकसित राज्यों में हरियाणा एक है, जो और विकसित राज्य मतलब और भी है। तो ये शायद कहीं कोई पॉलिटिकल बात हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन जो पॉलिसी की बात है, एक उन्होंने कहा था जैसे हम पीपीपी बोर्ड पे, ये भी शायद ये पार्टी, ये जो सरकार आएगी पॉलिसी, वो पीपीपी ज्यादा चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ज्यादा चल रही है। हुड्डा सरकार का जो पॉलिसी थी 2011 पॉलिसी जो अभी तक लागू है, वो थी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में, बिजली के बारे में, सड़कें और पुलों के बारे में, हेल्थ के बारे में, टूरिज्म के बारे में और एजुकेशन सेक्टर में। इसमें तो पीपीपी करना चाहते थे, लेकिन जो जिस सेक्टर पे हरियाणा की पॉलिसी उन्होंने आज बेस्ड चल रही है, वो था एग्रो बेस्ड का, ऑटोमोबाइल का, एजुकेशन सोशल का, आईटी सेक्टर का, फुटवियर का, हैंडलूम का, हेल्थ एंड हेल्थ केयर का, फार्मास्यूटिकल, ये लिखा। लेकिन हरियाणा से दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियां, ये एक सर्वविदित तथ्य है, वो हिमाचल में चलेगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों को एक सेंटर ने एक बेनिफिट दे रखा था, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। हरियाणा और पंजाब लगातार ये मांग करते रहे कि वो बेनिफिट कम से कम हरियाणा और पंजाब के उन राज्यों को, जिलों को दिया जाए जो पहाड़ी राज्यों से लगते हैं। उसमें नहीं दिया, तो उसमें एक नुकसान हुआ। इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था की बात है, वो देखो 2 महीने में तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है। कानून व्यवस्था नीचे पीछे से सुधरी है। तो जो आज तथ्य रखे हैं, कमोबेश इसका श्रेय जो है अब तक की टोटल सभी सरकारों की वजह से जो कुछ हुआ है उसको जाएगा।
इस आधार पे मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा निवेश करने के लिए जो आमंत्रित किया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी विदेश जाके आमंत्रित किया था, चौटाला साहब भी विदेश में गए थे, उन्होंने भी आमंत्रित किया था, और शायद खट्टर साहब भी विदेश में बिल्कुल आमंत्रित करेंगे। हाँ, ना सिर्फ निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अगला जो प्रवासी सम्मेलन होगा वो गुड़गांव में होना चाहिए, ये प्रस्ताव भी रखा है। इससे क्या फायदा लगता है? बिल्कुल, नई नीति कैसी होगी इस पर चर्चा चल रही है, और निश्चित तौर पर उद्योग आने चाहिए, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार को इजाफा होता है खजाने में। इस पर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं कॉर्पोरेट हरियाणा बनाएंगे खट्टर साहब। खट्टर साहब प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। कॉर्पोरेट हरियाणा बनाना चाहता हूं, अच्छी सुविधाएं हैं, वहां पर आइए, अपने उद्योग लगाइए, निवेश के लिए बहुत अच्छी जगह है, ये कहना है। इस पर चर्चा है हमारी। आर एस चौधरी साहब आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, जैसे ये कहते हैं कि पिछली सरकार में SEZ फ्लॉप हो गया, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपकी सरकार में तो माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि वो उद्योग छोड़ छोड़कर भागे। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा विचार है, हुड्डा साहब को शायद आंकड़े पता नहीं है। अगर उद्योगों का एक्सपेंशन हुआ है तो मैक्सिमम उद्योग हमारे 5 साल 6 साल के समय में लगे हैं। और गुड़गांव यदि विश्व के मानचित्र पर आया है तो चौटाला साहब ने जिस प्रकार से गुड़गांव का मानेसर का डेवलपमेंट किया, उसके बाद तो गुड़गांव का मानेसर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उद्योग के भी हिसाब से। बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स को वहां पर स्थापित किया गया। आप सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कौन कह रहे हैं? अब हुड्डा साहब सुन लीजिए, अब हुड्डा साहब सुन लीजिए आप बात, प्लीज। हुड्डा साहब आप सुन लीजिए। चौधरी साहब, जहां तक बात रही बिजली की, बिजली की, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यमुनानगर में 2 प्लांट लगे 300 मेगावाट के, हिसार में 2 प्लांट लगे 600 मेगावाट के, झाड़ेली के अंदर एक NTPC का प्लांट लगा 1500 मेगावाट का, चाइनीज कंपनी है, चाइनीज लाइट एंड पावर का 1320 का जी, वो प्राइवेट प्लांट है। एक 1500 का ये जो NTPC का प्लांट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यमुनानगर में और हिसार के अंदर प्लांट लगे, खेदड़ के अंदर और यमुनानगर के अंदर, विश्व में ये जो शंघाई इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, अगर मुझे ये बैठे हुए आप बता दें क्या नाम कृष्ण मूर्ति जी, हाँ जी, तो मैं हमेशा इनके गुलामी करूंगा कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन का प्लांट अगर विश्व में कहीं पर भी किसी जगह पर भी लगा हो, सबसे घटिया कंपनी का लगा हुआ है। कि यहाँ पर यमुनानगर में हालत है, एक चलता है दूसरा बंद है। वहां पर आप हैरान हो जाएंगे। हकीकत है, अगर कृष्ण मूर्ति जी गलत हो तो मेरे से बात करने, अब मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि एक प्लांट सिंक भी कर चुका है। आज बिजली हमें बाहर से लेनी पड़ती है। आज हम अदानी से बिजली परचेज कर रहे हैं, हम दूसरों से परचेज कर रहे हैं। कई दफा हमने वो सब पावर ग्रिड से न लेकर के भी लिए। अब ये AR फाइल की है। आज भी देखिए, ठीक बताया था गोयल साहब के हरियाणा में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, और अब 15% इंक्रीज करने के प्रपोजल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एनुअल रिटर्न जो फाइल किया उसमें 15% की इंक्रीज मांगी है। आज बिजली बोर्ड का इतना जबरदस्त ट्रांसमिशन लॉसेज है, बिजली अब दे कहां पा रहे हैं? बिजली तो दूसरों से परचेज कर रहे हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बिजली के मामले में, इतना बताना चाहता हूं। और जहां तक मैं ये बात है SEZ की, SEZ तो बेसिकली नजरिया लोगों का था कि इसे जमीन गुड़गांव के अंदर लेकर के जमीन की कमाई करेंगे। ये फेल क्यों हुए? इस वजह से नहीं फेल हुए इंटरनेशनल। मैं आपको बताता हूँ, शायद कृष्ण मूर्ति जी को पता नहीं है। 11-12 का जब ये आपका जो बजट हुआ था, जब प्रणब मुखर्जी हमारे इस देश के प्रधान वित्त मंत्री होते थे, 2 टैक्स लगाए थे, एक डिविडेंड टैक्स, एक अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये इस वजह से SEZ फेल हुए कि क्योंकि जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता था उसमें मैट लगेगा जो कि 18% था, और अगर कंपनियों को प्रॉफिट है वो देगी तो उसमें 20% लगेगा। डिविडेंड टैक्स और मैट की वजह से SEZ फेल हुए हैं, इंटरराष्ट्रीय वजह से नहीं फेल हुए थे। ये भी कांग्रेस की पॉलिसी की वजह से फेल हुए थे। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल नहीं, इनको पता नहीं है इकोनॉमिक मैटर्स का। ये मैं बात दावे से कह रहा हूं जी। आज हमारे यहाँ जो नया लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? चौहान साहब आपके पास आ जाता हूं। चौहान साहब,
ये जो अभी गोयल साहब भी कह रहे थे कि एक तो बिजली महंगी है, अगर बात हम पंजाब की, हिमाचल की करें, चंडीगढ़ की, उसकी बजाय बहुत महंगी बिजली है, ऐसे में उद्योग कैसे आएंगे? फ्री सीएलयू होनी चाहिए, सस्ती जमीनें दें तभी उद्योग स्थापित होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें सोचते हैं जो उद्योग लगाते हैं। चौहान साहब, तो लगता है चौहान साहब अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, संपर्क टूटा है। हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, चौहान जी जुड़ गए हैं दोबारा, चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब तो लगता है अभी भी नहीं। हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब की आपने सबसे जो घटिया कंपनी थी उसके पावर प्लांट लगा दिए, इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के वक्त के ऑर्डर दिए हुए थे सभी के। गलत है। जी जी बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो रिपेयर कराया था, जो ये पानीपत का और ये यमुनानगर का, वो कहां से आई थी? वो मशीनरी कहां से आई थी? टोटल चाइना की मशीनरी थी और ये दूसरों पे जवाब दूंगा। अपने आप गिरफ्तार नहीं झांकते। हालत ये थी कि कोई उद्योगपति अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाता था चौटाला साहब के पास। इन्होंने ऐसा टेरर पैदा किया हुआ था लोगों में। आप बिजली का जवाब दीजिए, बिजली के प्लांट का जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये बात आप पहले भी कहते थे छोटा सा, बिजली की प्लांट का जवाब दीजिए। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। आज आईएनएलडी के जो प्रवक्ता है उन पे पूरा हरियाणा हंस रहा है कि उन्होंने इस प्रदेश को बनाया। अरे आपने तो किसानों को भी लूटा है। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आपने जमीन के भाव दिए लोगों को। आप प्लान की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। हुड्डा साहब, जो मुद्दे की बात है ना उस पर आ जाइए ना। मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। ये उद्योगपतियों को, जितने बड़े दुश्मन उद्योगपतियों के ये थे, इनसे पूछिए, गोयल साहब से पूछिएगा कि इनके वक्त में इनकी हालत क्या थी। ये बेचारे कहते हैं कभी सरकार से मिलने नहीं जाते थे। और आप बिजली के प्लांट के बारे में जो मैंने आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो और चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सबके टैक्स कोई फायदा नहीं है। चलिए ऊपर बात करिए, बात कर रहे हैं। मुद्दे पे पूछिए ना, मुद्दे पे जवाब दीजिए। बढ़ा दिया, मिलेनियम सिटी बनाया है, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं हुड्डा साहब। चलिए चौहान साहब जुड़ गए हमारे साथ। चौहान साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ चौहान साहब, विकसित राज्य है, उद्योग की दृष्टि से भी ये कहा जा रहा है फिलहाल। अच्छा, ये बात है चौहान साहब की, जिस तरीके से गोयल साहब बता रहे हैं कि हरियाणा में बिजली बहुत महंगी है, पंजाब की बजाय, चंडीगढ़ की बजाय, हिमाचल की बजाय, और एक तो बिजली सस्ती कर दीजिए, एक फ्री सीएलयू दीजिए, सस्ती जमीन दीजिए, तभी उद्योग लगेंगे यहां पर। देखिए, उद्योग और लगे, बेहतर लगे, अधिक लगे, इसके लिए उद्योग क्षेत्र की अपनी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, मांग हो सकती है। नई सरकार ने जो आज संकेत दिए हैं कि हम नई उद्योग नीति पर काम हमने शुरू कर दिया है, तो जब उस पर बात होगी तो गोयल साहब समेत जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उद्योग से जुड़े हुए, उन सबको बिठा करके उनसे बात सरकार करेगी और उनकी जो जो समस्याएं हैं उनको कायदे से सुना जाएगा। और बेहतरीन एटमॉस्फेयर हरियाणा में अगर उद्योग के लिए देने की बात सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने गुजरात में कही है, तो उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। परंतु ऐसा होता है सौमित्र जी के सबको सब कुछ देना संभव नहीं होता। सरकार को सारे पक्षों पर विचार करना होता है। एक बात मैं जो पहले कहना चाह रहा था आपके प्रश्न के उत्तर से, वो ये थी कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अतीत की बातों में अधिक आज उलझे हुए दिखाई दिया आज की चर्चा में। मैं एक सकारात्मक मोड़ पर इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि अब आज की जो मौजूदा सरकार है मनोहर जी के नेतृत्व में, अगर इनके पास उस सरकार को नई उद्योग नीति पर जब हम उसकी समीक्षा करने चले हैं तो उसके लिए कोई कारगर सुझाव है तो पॉजिटिव सुझाव दें, हरियाणा के लोग स्वागत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात तय है सौमित्र जी कि अगर कांग्रेस की 9.5 साल की उद्योग नीति इतनी ही आदर्श और आकर्षक रही होती तो SEZ फेल नहीं होते। हरियाणा की तस्वीर वास्तव में आज जैसी है उससे कई गुना बेहतर हो सकती थी। नीति में रिव्यू की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं, कुछ खामियों की तरफ गोयल साहब ने भी इशारा किया। उन तमाम चीजों पर नई नीति पर जब बात होगी उस पर चर्चा की जाएगी। सरकार सकारात्मक नजरिए से चल रही है और सरकार के सामने समय पर जरूरत भी होती है किसी भी नीति में बदलाव की। और गोयल साहब आपके पास आते हैं। गोयल साहब, मेरा सवाल यही कि एटमॉस्फेयर की बात करें, जो आप पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हैं, उनके मुकाबले में हरियाणा में कैसा एटमॉस्फेयर है, सभी बातों को मिलाकर बात की जाए तो?
देखिए, चौहान साहब ने बहुत अच्छा कहा। सरकार की ये मंशा है, नीति है, और वो चाह रही है कि हम जो उद्योग चाहता है वो उसको दें। क्योंकि एक देश की, एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की तरक्की इंडस्ट्री से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्री बैकबोन है तरक्की के लिए। लेकिन एक आज की डेट में कॉम्पिटिटिव जमाना है। अब मैं अपने पड़ोसी से, अपने नेबरहुड से, इंटरनेशनली सबसे कम्पीट करना है। बिल्कुल। पंजाब में अगर आज देखें, जो उद्योग नीति पंजाब ने प्रोग्रेसिव पंजाब के लिए आज जो बनाई है, वो अगर उसको देखें, वो इतनी फाइन नीति बनाई है कि जिसमें किसी जगह पर भी आप उद्योग लगाना चाहें, आपको कोई उसमें हिच नहीं है। किसी तरह का CLU जो सरकार खुद करके देती है, उसमें कोई CLU चार्जेस, नेग्लिजिबल नोशनल फी है एक 100 रुपए गज की। नोशनल फी पे आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आउटसाइड कुछ एरियाज इन्होंने कुछ गांव स्पेसिफाई कर दिए हैं, उन गांव में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली इंडस्ट्रियल परमिशन वहां पे मिलेंगी विदाउट एनी चार्जेस। यही बात गोयल साहब आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हैसल फ्री क्लियरेंसेस की हम व्यवस्था करेंगे। आपको आसानी से उद्योग को लैंड मिले, बिजली मिले, तमाम सुविधाएं उनको हैसल फ्री अंदाज में मिल जाए। ऐसे प्रयोग देश में भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं, उनसे भी सीखेंगे। पड़ोस में चौहान साहब, गोयल साहब ने कुछ स्पेसिफिक मुद्दे उठाए हैं। उस स्पेसिफिक मुद्दे ये हैं कि जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर जमीन हो, उसके ऊपर CLU लगता नहीं है, उस पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नंबर 1 इनका सुझाव यह है। नंबर 2 इनका यह है कि CLU के मामले के अंदर सरकार एक सकारात्मक अप्रोच रखे, केवल दंडात्मक नीति न अपनाए। तीसरा इन्होंने कहा है कि बिजली के रेट जो हैं हमारे दूसरे मुकाबले ठीक किए जाए। चौधरी साहब इन्होंने सारे जो सुझाव दिया वो सबके सुझाव असल में यही हैं। हर आदमी चाहता है प्रदेश का विकास हो, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। अगर प्रदेश का विकास होगा तो जनता में सुविधाएं होगी, जनता सुखी होगी, लोग सुखी होंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये मात्र प्रवचन या हमारे भाषण ही बन करके न रह जाए। ये ठीक है, जब तक इस पर पूरी तरह से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल। गोयल साहब, आप बताइए कि वाकई में ही क्या क्या अभी कमियां हैं जो पड़ोसी राज्यों की आप बात कर रहे हैं कि फ्री CLU होना चाहिए, सस्ती जमीन। देखिए, हम बिल्कुल सहमत हैं चौहान साहब से भी, चौधरी साहब से भी। सब सरकारें यही चाहती हैं कि इंक्रीज हो, उनका राज्य बढ़े, अच्छे लोग सुखी रहें। और नो डाउट हरियाणा की सबने कहा है कंडीशन अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब चीजें अच्छी हैं। सिर्फ नीतियों में कुछ सुधार की जरूरत है, जिसके कारण उद्योग यहाँ पे बहुत अच्छा विकसित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पड़ोसी राज्यों के साथ दो तरह की नीतियों की जरूरत है। एक जो ओवरऑल स्टेट के लिए चाहिए और कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज नीतियां अलग अलग चाहिए। जैसे कुछ राज्य कुछ स्टेटों के बीच में फंसे हुए हैं। जैसे अब भिवानी, महेंद्रगढ़, पुराने जो उस तरफ के इलाके हैं, उनको एक कॉरिडोर चाहिए अटैचमेंट विद दिल्ली। जैसे पंचकुला और इस तरह अंबाला के क्षेत्र हैं, इनको हिमाचल और चंडीगढ़ और पंजाब से प्रोटेक्शन चाहिए। आज एक नीति ऐसी आनी चाहिए कि जैसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण गुड़गांव, दिल्ली के कारण गुड़गांव की ग्रोथ हुई, बिल्कुल। अब सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंचकुला आ रहा है, जिसके कारण पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, इस एरिया की डेवलपमेंट होगी। इस एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के लिए सरकार को काफी तवज्जो देने की जरूरत है, जिसमें उद्योग बढ़े। बिल्कुल। एक उद्योग में दो तरह की चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस एरिया में। मल्टीनेशनल कंपनीज, जिस तरह से बहुत फॉरेन इन्वेस्टर, CM साहब बहुत अच्छे टाइम पे गए हैं, बहुत फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आना चाहता है। सरकार जो पुराने लॉज 30-40 साल पुराने हैं उसको चेंज कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हमें भी इससे काफी उम्मीद नजर आती है। आज कुछ एरियाज में डिफरेंट लॉज आने की जरूरत है। जैसे पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया जो मैंने पहले भी कहा एयरपोर्ट के पास है, इसमें हमें उस हिसाब से FAR देनी चाहिए। इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री अब हॉरिजॉन्टली ग्रोथ नहीं कर सकती, वो एरिया लिमिटेड है उसका, उसको बढ़ने के लिए वर्टिकल अप्रोच। अच्छा, ये बात गोयल साहब आप कह रहे हैं फ्री CLU, आप कह रहे हैं फ्री CLU। चौहान साहब एक बार आता हूं, लेकिन CLU के नाम पर तो बहुत जिस तरीके से मोटा पैसा नेता लोग जो आरोप लगते हैं कमाते हैं, ये सब पंजाब में चलता है क्या? नहीं, पंजाब में आज इंडस्ट्री के लिए CLU का कोई पैसा नहीं लगता। मैंने पहले भी कहा है, आप ये चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, डेराबसी एरिया आप इंडस्ट्री देखेंगे, मैक्सिमम इंडस्ट्री डेराबसी चली गई। वो पंचकुला में, चंडीगढ़ में नहीं लगी। रीजन, अंबाला नहीं लगी। रीजन क्या है? पंजाब ने इस वक्त इंडस्ट्री को फ्री CLU दिया हुआ है।
फ्री सीएलयू मतलब आप विलेज एरिया में जाइए, आप जमीन लीजिए, आप सुबह मतलब डायरेक्ट भी नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है सीएलयू, दोनों तरह से तो नहीं है। बिल्कुल सही बात, इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। हाँ। और मेरे को सरकार से, मैं हरियाणा से भी यही उम्मीद करता हूं इस तरह की पॉलिसी को अपनी पॉलिसी में देखिए डालें। सर्वमित्र जी, हाँ जी सर, मैं सीएलयू वाले प्रश्न पर केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने कही भी है एक से ज्यादा स्थानों पर, हाँ। कि सीएलयू अपने आप में एक करप्शन की इंडस्ट्री पिछली सरकार में बना हुआ था। ये आरोप सब तरफ से लगे, उसको ये सरकार उस दुर्व्यवस्था को, भ्रष्टाचार के उस चैनल को एकदम बंद करने जा रही है और उद्योग के अनुकूल नीतियां बने और उन नीतियों से प्रदेश को अन्यथा कोई नुकसान ना हो, हाँ। सब तरह का संतुलन बनाते हुए और उद्योग की जो नई नीति नहीं, आप स्पेसिफिक कमिटमेंट कीजिए। आज जैसे गोयल साहब ने कहा, स्पेसिफिक कमिटमेंट कीजिए कि सीएलयू के पंजाब प्रोसेस पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मात्र ये कह देना कि अनुकूल होगा, ये ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। सुनिए चौधरी साहब, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा और जो आज गुजरात में संकेत दिए गए हैं कि उद्योग नीति की समीक्षा हो रही है, नई उद्योग नीति बना रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि गोयल साहब और इनके जैसे और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, और मैं तो चौधरी साहब को भी और कृष्णमूर्ति हुड्डा को भी हरियाणा के विकास में बराबर का स्टेक होल्डर मानता हूँ। सबके सुझावों पर नई नीति में छोटा सा जवाब आपकी ओर से। देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि हरियाणा अग्रिम राज्य है। हाँ। और अग्रिम राज्य कोई 2 दिन में, 2 महीने में तो बढ़ा नहीं। हमारे 10 साल के शासन ने, हमारी 10 साल की मेहनत ने आज हरियाणा को 1 नंबर पे लेके आया है। हाँ। गोयल साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ। चौधरी साहब कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि चौटाला सरकार से लाख गुना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है। और हमने किसी आदमी को जबरन वसूली करने की नहीं, वो छोड़िए, वो मुद्दा नहीं हमारे साथ, लेकिन आपके सरकार में बिजली बढ़ रहेगी थी। मुझे जवाब देने का चांस है, मैं दूंगा इसका जवाब। उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हम, हमारा मुद्दा कुछ और है। दिमान साहब आपके पास आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या ये चीजें संभव है, जिस तरीके से पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं गोयल साहब कि वहां फ्री सीएलयू होता है, डायरेक्ट रूप से कोई पैसा नहीं दिया जाता, तभी लोग निवेश वहां पर कर रहे हैं। क्या ये चीजें सब, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बोलती आ रही है कि ये सब हम पारदर्शिता लाएंगे, हर चीज में भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्या वाकई में नई जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें भी सब कुछ वैसा ही होगा? देखिए, सीएलयू का जो मामला है, हाँ, ये रेजिडेंशियल मामला है। हाँ। हरियाणा में जो सीएलयू के जिस कथित बात हो रही है, घोटाले की बात हो रही है, ये पैसे जो आरोप लगते रहे विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं, बीजेपी भी लगाते रहे, एनएलडी भी लगाती रही है। बिल्कुल। अभी ये सरकार एक शायद आयोग भी गठित करने जा रही है कि सीएलयू की जितने मामले पिछले 10 साल में उनकी जांच हो। हाँ। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जो इंडस्ट्री की बात है, हाँ, जो गोयल साहब ने बात उठाई है, वो ये उठाई है कि हरियाणा में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बजाय इंडस्ट्री को डेवलप करने का नोडल एजेंसी है वो HSIADC कर दिया है। हाँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो केवल जमीन को अधिग्रहण करने के लिए वो प्रोसेस शुरू करवाता है। हाँ। और ज्यादा कोई काम नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि जो HSIDC या इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो कटते हैं या इंडस्ट्रियल एस्टेट कटते हैं, चाहे हुडा के द्वारा कटे चाहे HSIDC काटे, उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो प्लाट दिए जाते हैं वो बहुत महंगे हैं जी। अभी तक हरियाणा ने ऐसा कोई नीति नहीं बनाई कि कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री जाके अपनी जमीन को देख ले जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर हो और उसका सीएलयू हो जाए। हाँ। मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसा कोई नियम है। हाँ। जहां तक होटल इंडस्ट्री वगैरह का जो थोड़ा बहुत कहीं है वो कहीं हो जाए तो हो जाए। ये जरूर हुआ था पिछली कांग्रेस सरकार में कि प्राइवेट कॉलोनाइजर्स, मतलब एक तो HSIDC होगा, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ही कोई बहुत सारे चंक का लैंड का सीएलयू कराने और उसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट काट के इंडस्ट्रीज जिसको चाहिए उसको दे दें। ये पॉलिसी शायद आज भी है। ओके। ये जो चाह रहे हैं वो पॉलिसी तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर करेगी तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम होगा, क्रांतिकारी कदम होगा। बिल्कुल। उसकी तरफ तो हम, क्योंकि जब नीति आएगी सामने जब पता लगेगा। बिल्कुल। लेकिन ये एक सुझाव है, सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री 30 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है कम से कम हो तब जाके 1 एकड़ का प्लाट बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी फायदा हो, उनको भी नौकरी मिले। इसके लिए जरूरत है एक अच्छा माहौल बनाने की, व्यवस्था कायम करने की, सुविधाएं देने की, ताकि बिना हिचक के जो प्रवासी हैं या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
वो यहां उद्योग लगा सके। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे वन तहलका हरियाणा के साथ।